साथियों, आज हम लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो रोशन आनंद सर के द्वारा टॉप 50 प्रश्न जो सभी एग्जाम के लिए, आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। टॉप 50 प्रश्न पूरी विस्तार से बताया गया फैक्ट के साथ, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोगों का, एडवोकेट जनरल जिसे कि हम लोग को महाधिवक्ता कहते हैं, उसके पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 165 में, अनुच्छेद 165 में है। एडवोकेट जनरल, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो एडवोकेट जनरल जिसे हम लोग महाधिवक्ता कहते हैं वह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। तो क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फैक्ट बताते हैं, जो भी क्वेश्चन बताते हैं वह और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए कितनी बार कर दिया गया था? देखिए 6 वर्ष के लिए लोकसभा का कार्यकाल एक बार कर दिया गया था, एक बार। देखिए लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन 6वें लोकसभा का कार्यकाल जो है वह 1976 में चुनाव होना था, 1976 में, लेकिन इसका चुनाव 1977 में हुआ था, यानी कि 6वीं लोकसभा का कार्यकाल जो है 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सरकारी आयोग का गठन कब किस विषय की रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? तो केंद्र और राज्य के संबंध में किया गया था। सरकारी आयोग का जो गठन किया गया था केंद्र और राज्य के संबंध में विषय देने के लिए। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? देखिए अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है आय की असमानता। आय की असमानता के कारण जो है वह अल्प विकसित देशों में जो गरीबी का मुख्य कारण है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि उद्योगों में परीक्षण विद्यार्थियों को निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें स्टेशनरी उपलब्ध कराने जिसे आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। कब? 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कितनी ईस्वी अवधि के दौरान खाद्यान्नों में विशेषतः गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई थी? गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई थी 1966 में। देखिए हरित क्रांति जो आया था भारत में, जो हरित क्रांति आया था 1966-67 में आया था। 1966-67 में हरित क्रांति आए थे भारत में, और उस समय जो है गेहूं के उत्पादन में लगभग 300% की वृद्धि हुई थी, इससे भी अधिक हुआ था, 300% से भी अधिक वृद्धि हुआ था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1966, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फोर्थ स्टेट संबंधित है। फोर्थ स्टेट किससे संबंधित है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है, प्रेस से संबंधित है। फोर्थ स्टेट प्रेस से संबंधित है। देखिए प्रेस का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 में है। किसमें? 19 के 1 में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को खेतिहर मजदूर कहा जाता है? जो दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं ना, जो दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं वैसे ही कामगारों को खेतिहर मजदूर कहा जाता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है IST और GMT के बीच समय का अंतराल कितने का है? तो 5.5 घंटे का अंतराल है। देखिए IST का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और GMT का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रीनविच मीन टाइम। तो इसमें जो है 5.5 घंटे का अंतर होता है। देखिए GMT से यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से भारत यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वह 5.5 घंटा आगे है, यानी कि GMT से IST आगे है। कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है, ये याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में यह पूछ दे कि दो देशांतर के बीच की अधिकतम दूरी कितनी होती है, तो 111.32 किलोमीटर होता है, और दो देशांतर के बीच का समय अंतराल 4 मिनट का होता है। विश्व को 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जोन के बीच 15 देशांतर अर्थात 1 घंटे का अंतर होता है। ये सभी फैक्ट था जो हमने आपको बता दिया, याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर स्थापित किया है? तो ये क्या है? गोलकनाथ मामले में। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकार की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के ऊपर स्थापित किया है? गोलकनाथ मामले में। ठीक है, गोलकनाथ मामले में क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की अब हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कि पंजाब का शेर के रूप में कौन जाना जाता है? देखिए पंजाब के शेर के रूप में लाला लाजपत राय को जाना जाता है। लाला लाजपत राय को जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान के मौलिक कर्तव्य को किसके द्वारा शामिल किया गया है? संविधान के मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? अगर क्वेश्चन में पूछ दे आपसे तो 1976 में हुआ था, याद रखिएगा। और संविधान के मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम लोग। अच्छा, वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? अगर आपसे पूछ दे तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है? किस देश से लिया गया है? तो रूस से लिया गया। मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया गया है। ये सभी फैक्ट हैं क्वेश्चन का, याद रखेंगे। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्य का समर्थन होना चाहिए?
तो ये 50 सदस्य का समर्थन होना चाहिए। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 सदस्य का होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आहर्त अनिवार्य नहीं है? कौन सा आहर्त अनिवार्य नहीं है? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, बिल्कुल। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, यहाँ पे पूछ रहा है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश आहत होना अनिवार्य नहीं है। अच्छा, यही होगा। इसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 35 वर्ष नहीं होना, ऐसा कुछ नहीं है। एक अधिक से अधिक 10 वर्ष के लिए अनुभव होना चाहिए, ये भी सही है। एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए, सही है। तो आयु जो है ना, आयु कम से कम 35 वर्ष नहीं होना चाहिए। देखिए, भारत में उच्चतम न्यायालय के रूप में नियुक्ति के लिए 35 वर्ष होना यह अनिवार्य नहीं है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु जो है कोई निर्धारित नहीं होता है, ठीक है, कोई भी निर्धारित नहीं होता है। आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी निवास था। आर्यों का प्रथम अस्थायी निवास कौन सा था? पंजाब था। पंजाब जो आर्यों का अस्थायी निवास था। अच्छा, आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे गए थे, अफगानिस्तान में, याद रखिएगा। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सा? वैदिक सभ्यता कहलाती है। यह एक ग्रामीण सभ्यता है और आर्यों की प्रमुख वैदिक भाषा क्या था? संस्कृत था। आर्य शब्द वास्तविक में भाषा समूह को इंगित करता है, याद रखिएगा, ये फैक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं, ये दर्शन है। उपनिषद पुस्तकें क्या है? दर्शन है। उपनिषदों की कुल संख्या अगर आपसे पूछ दे तो 108 हो जाएगा। 13 मूलभूत उपनिषद हैं। मूलभूत अगर पूछ देगा तो 13 उपनिषद हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 है कि नेसेट किस देश के सांसद का नाम है? देखिए, नेसेट जो है ये इजराइल के सांसद का नाम है। नेसेट इजराइल के संसद का नाम है। अब मंगोलिया के संसद का नाम पूछ दे तो खुरल है। खुरल क्या है? खुरल। मंगोलिया के संसद का नाम खुरल। ताइवान के संसद का नाम है युआन। आप लोग देख लीजिए, युआन। ताइवान के संसद का नाम युआन। स्पेन के संसद का नाम क्या कहलाता है? कोर्टेस कहलाता है। स्पेन के संसद का नाम कोर्टेस और इजराइल का नेसेट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पंचवर्षीय योजना के मसौदे के अंतर्गत मसौदे को अंततः कौन सा अनुमोदित करता है? पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंततः कौन अनुमोदित करता है? ये करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है कब? जब वह स्थितिक विकास प्रारंभ में हो। जब उसका स्थितिक विकास प्रारंभ में हो तब उसकी अर्थव्यवस्था टेक ऑफ करती है। टेक ऑफ मॉडल 1950 ईस्वी में जो है अमेरिका अर्थशास्त्री वाल्ट विल्टमैन स्टोटोव द्वारा प्रकाशित किया गया था। टेक ऑफ शब्द जो है वाल्ट विल्टमैन 1950 में, यह अमेरिका का था, इसके द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था। देखिए, टेक ऑफ जो होता है उसकी अवस्था आर्थिक विकास को प्रारंभिक चरण को प्रदर्शित करता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है? तो इसमें ग्राम सभा पूरे गांव को नियंत्रित के रूप में काम कर सके, इनमें से ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है, ये भी सही है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने वाले से रोकती है, ये भी सही है। साथ ही पैसों का दुरुपयोग गलत काम से करती है, ये भी सही है। ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति जिम्मेदार जवाबदेह मानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण, ये भी, यानी इनमें से सभी कथन जो है वो सही है ग्राम पंचायत के बारे में। अच्छा, आप लोग कमेंट में हमको ये बताइएगा ग्राम पंचायत का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? अगर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे, यूरोप तथा अफ्रीका को कौन सी जल संधि पृथक करती है? पृथक करना यानी अलग करना, तो यूरोप और अफ्रीका को ये जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं हम लोग। महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 का खिताब किसने जीता? किस टीम ने जीता? 2023 की बात है तो मुंबई इंडियंस ने जीता है। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वत को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था कृष्ण प्रथम ने। कृष्ण प्रथम ने जो है राष्ट्रकूट शासक जो इनके पर्वत एलोरा पर्वत को कटवाकर जो है प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। अच्छा, राष्ट्रकूट वंश का लगभग जो है स्थापना किसने किया था? दंती दुर्ग ने किया था और 753 ईस्वी में किया था। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किया था और 753 ईस्वी में किया था। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। सुल्तानगंज के बिहार के भागलपुर के निकट खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा किस काल की है? ये गुप्त काल की है, याद रखिएगा, गुप्त काल की है। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन है, जब किसी कार्य में
आवश्यकता से अधिक लोग होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? ये प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। रेणुकूट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? देखिए रेणुकूट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये पूछा जा रहा है। एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है रेणुकूट। अच्छा, रेणुकूट अगर क्वेश्चन में पूछ दे किस स्थान पे है तो यूपी में स्थित है, और रेणुकूट में हिंडाल्को कंपनी है। हिंडाल्को कंपनी कहाँ है? रेणुकूट में ही स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल कहाँ स्थित है? देखिए लोथल जो है ये गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। अच्छा, लोथल की खोज कब हुई थी? अगर पूछ दे लोथल की खोज कब हुई थी तो 1954 ईस्वी में लोथल का खोज हुआ था, और 1955 से 56 ईस्वी में लोथल का खुदाई होना प्रारंभ हो गया। ठीक है। मोहनजोदड़ो कहाँ, किस नदी के किनारे स्थित है? अगर पूछ दे तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, और यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है मोहनजोदड़ो। अच्छा, कालीबंगा पूछ दे तो कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है, और कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। आलमगीरपुर अगर पूछ दे तो आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे स्थित है, और यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में स्थित है आलमगीरपुर। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन क्लियर है आपको यहाँ से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन है? मुगल शासक कौन है? तो ये हुमायूं है। हुमायूं जो है गुजरात में पहला सैनिक सफलता प्राप्त किया था। अगर आपसे पूछ दे कि अकबर गुजरात पर विजय कब प्राप्त किया तो 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त किया, और इसी के उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि दांत मंदिर कहाँ स्थित है? दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? तो दांत मंदिर स्थित है श्रीलंका में, श्रीलंका में स्थित है दांत मंदिर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस वंश के शासक को हुनों के आक्रमण का सामना करना पड़ा था? हुनों के आक्रमण का सामना करना पड़ा था गुप्त वंश के शासक को। अच्छा, हुनों ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो 455 ईस्वी पूर्व में, 455 ईस्वी में किया था। हुनों ने भारत पर आक्रमण 455 ईस्वी में किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हम लोग। यहाँ पे और भी क्वेश्चन बन सकता था, हम आपको बता देते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि हुनों पर विजय के उपलक्ष्य में स्कंदगुप्त ने क्या बनवाया था? तो विष्णु स्तंभ बनवाया था। हुनों के विजय के उपलक्ष्य में स्कंदगुप्त ने जो है विष्णु स्तंभ बनाया था। अच्छा, हुनों के आक्रमण का उल्लेख स्कंदगुप्त के भीतरी गांव स्तंभ अभिलेख से, जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। हुनों के नेता तोरमन और मिहिरलुक ने भारत पर आक्रमण किया था। अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन था जो हमको बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी बता दिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है डेनिस फ्रांसिस्को चुना गया है। अच्छा, आपसे पूछ दे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना कब हुआ? तो 1945 ईस्वी में। अच्छा, इसका डेट क्या आपको बताना, संयुक्त राष्ट्र महासभा किस तारीख को स्थापित हुआ है, यानी कि दिवस कब मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र महासभा का? 1945 तो मैंने आपको बता दिया इसका स्थापना हुआ है, और मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कांग्रेस ने एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी निम्नलिखित में से किस एक पर उपस्थित हुए थे? किस एक पर उपस्थित हुए थे? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी अति हुए थे? किस सम्मेलन में? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि किया था महात्मा गांधी ने। अगर आपसे पूछ दे कांग्रेस के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था तो भीमराव अम्बेडकर ने कांग्रेस के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अच्छा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ कब था? तो 1931 ईस्वी में हुआ था। पहला कब हुआ था? तो 1930 में, दूसरा 31 में, और तीसरा 1932 में। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड मैकडोनाल्ड था। कौन था? लॉर्ड मैकडोनाल्ड था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया है। वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता जो हुआ था कब हस्ताक्षर हुआ था? तो 1972 ईस्वी में हुआ था। शिमला समझौता जो हुआ था 1972 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था 1971 में, तो 2 जुलाई 1972 को जो है यह हस्ताक्षर शिमला समझौता के तहत हुआ था। डेट भी आप याद रख सकते हैं। अच्छा, उस समय भारत की तरफ से कौन था और पाकिस्तान की तरफ से कौन था? तो उस समय भारत की तरफ से इंदिरा गांधी थी, और पाकिस्तान के तरफ से कौन था? जुल्फिकार अली भुट्टो थे। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि ताशकंद समझौता कब हुआ था, तो 1966 में, 10 जनवरी 1966 को हुआ था। ठीक है। अच्छा,
16 दिसंबर को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विजय दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, विजय दिवस भारत में 16 दिसंबर को मनाया जाता है। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? अगर क्वेश्चन में यहाँ पर भी कन्फ्यूजन होगा कि शिमला सम्मेलन कब हुआ था, तो 1945 ईस्वी में हुआ था। शिमला सम्मेलन की बात है यहाँ। शिमला समझौता तो 1972 हो गया, शिमला सम्मेलन 1945 ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तलवंडी जो पाकिस्तान में किसके किसके संबंध में पवित्र स्थान है? तलवंडी जो है किसका है? गुरु नानक देव का है, सिख धर्म का है या गुरु नानक देव का है, जो पाकिस्तान में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि गुरु नानक की मृत्यु कहाँ हुआ था, तो करतारपुर पाकिस्तान, जो पंजाब प्रांत की एक हिस्सा है जो पाकिस्तान में है, करतारपुर में हुआ था। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1539 ईस्वी में हुआ था। और सिख गुरु में कितने गुरु हुए? तो टोटल 10 गुरु हुए। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के अंतिम गुरु हुए। अगले क्वेश्चन की अब हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? आर्य समाज की स्थापना जो हुई थी यह बम्बई में हुई थी। कब हुई थी? 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में बम्बई में हुई थी। और किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, सरस्वती ने। ठीक है, इसके स्थापना किया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो सहारा मरुस्थल संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। अच्छा, इसका क्षेत्रफल अगर पूछ दे सहारा मरुस्थल का, तो 92 लाख इतना 1 2 3 इतना किलोमीटर प्रति स्क्वायर है। 92 लाख किलोमीटर प्रति स्क्वायर है। गोबी मरुस्थल जो है कहाँ स्थित है? तो गोबी मरुस्थल जो है वह मंगोलिया में स्थित है। यह एशिया का सबसे बड़ा और शीत मरुस्थल है गोबी। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल जो है वह कालाहारी मरुस्थल है। यहाँ पे सबसे बड़ा था तो इसलिए सहारा हो गया। अगर विश्व का सबसे बड़ा सिर्फ गर्म मरुस्थल पूछ दे तो कालाहारी मरुस्थल हो जाएगा। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वह सहारा मरुस्थल कहलाता है। थार मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? भारत और पाकिस्तान दोनों जगह फैला हुआ है। थार मरुस्थल का क्षेत्रफल अगर पूछ दे भारत में तो 2,60,000 वर्ग किलोमीटर है। अच्छा, गोबी मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? तो चीन मंगोलिया में स्थित है। अगर आपसे पूछे थार तो भारत पाकिस्तान, मैंने आपको बताया। अच्छा, कालाहारी का मैंने भी बात किया था। कालाहारी कहाँ है? बोत्सवाना में स्थित है। अच्छा, आटाकामा कहाँ है? तो आटाकामा मरुस्थल चिली में है। पेंटामोनिया मरुस्थल कहाँ है? तो अर्जेंटीना में है। विक्टोरिया सैंडी कहाँ है स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में है। दस्तलुट मरुस्थल कहाँ है? तो ईरान में स्थित है। ये सभी क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। टकला मकना भी एक मरुस्थल है जो कि चीन में स्थित है। टकला मकना। भारत में शकों को प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक कौन था? भारत में शकों का प्रभुत्व नष्ट करने वाला शासक कौन था? क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है कि भारत में सांसद का भाग नहीं है। तो भारत में सांसद का भाग नहीं है। सांसद का भाग मंत्रिपरिषद जो है ना, भारत के सांसद का भाग नहीं है। भारत के संविधान में मंत्रिपरिषद जो है ना वह कार्यपालिका से संबंधित होता है। मंत्रिपरिषद मुख्य रूप से कार्यपालिका से संबंधित होता है, ये याद रखिएगा। और संविधान के अनुच्छेद 79 में लिखा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों संसद को मिलाकर बनेगी, यानी लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर बनेगी राष्ट्रपति। तो ये भारत की संसद जो बनता है ना, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति ये सभी मिलाकर बनता है। भारत संसद राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर बनता है, वह सांसद बनता है। लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलाकर सांसद बनता है। हम आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अच्छा, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 6 वर्ष का होता है, आप लोग याद रखिएगा। और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब मैंने आपको बताया था अभी कि क्वेश्चन नंबर शायद फर्स्ट या सेकंड थर्ड में था कि लोकसभा का जो है कार्यकाल कितने वर्ष, कब जो है, आप हमें ये बताइएगा कब जो है 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, आप हमें बताइएगा कमेंट करके। सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? देखिए, सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ, इसमें 39 नंबर में क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बुक जा रहे हैं। क्वेश्चन है, भारत में शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक कौन था? शकों को प्रभुत्व नष्ट करने वाला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था, जो कि शकों को नष्ट किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो ये ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण है। कौन सा? शतपथ ब्राह्मण है। अगला क्वेश्चन है कि सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? पहला मुगल सम्राट कौन था? जहांगीर था। जहांगीर ने ही अंग्रेजों को जो है सूरत में फैक्ट्री खोलने का आदेश दिया था।
अच्छा, अंग्रेजों की भारत में प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित हुआ था और कब हुआ था? 1608 ईस्वी में हुआ था। यह सूरत में प्रथम व्यापारिक कोठी 1608 ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण ट्रांस रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है। स्वर्ण ट्रांस रिजर्व ट्रांस, तो IMF इसके द्वारा सदस्यों की एक प्रमुख प्रणाली को निर्दिष्ट करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, IMF का फुल फॉर्म क्या होता है? IMF का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 23 मई 2023 को त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो सौरभ गांगुली को बनाया था। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में शामिल है। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में शामिल है क्या? शामिल? ताड़ का पेड़। आप देखे होंगे कि नोट के जो वहाँ पे, या फिर आप RBI का लोगो देख लीजिए, उसमें एक ताड़ का वृक्ष आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है, आधिकारिक चिन्ह में शामिल है ताड़ का वृक्ष। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को। और 1 जनवरी 1949 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक है और इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। कहाँ पे? मुंबई में स्थित है। आपसे एक और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं हम आपको कि हिल्टन यंग आयोग एक पहला आयोग था कि जिसने केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को संस्तुति किया था। ठीक है, ये सब याद रखेगा। अच्छा, करेंसी नोट जारी करता है RBI करता है, के अंतर्गत किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, ये याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन्य दिवस 2023 में फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम का साथ कब मनाया था? तो ये मनाया था 21 मार्च को मनाया था। अगले क्वेश्चन। अच्छा, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, यानी कि मिट्टी दिवस। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। और 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस मनाया जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि 2023 में भारत सरकार ने किस देश के 23वें बंदरगाह संचालन का अधिकार प्राप्त किया है? तो 23वें बंदरगाह संचालन का अधिकार प्राप्त म्यांमार ने किया है। कौन क्या है? म्यांमार ने किया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? देखिए, अध्यादेश जो है जारी करता है 123 के तहत भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद किसी को भी क्षमा कर सकते हैं, किसी को भी फांसी की सजा होती है, अगर सुप्रीम कोर्ट सुना देते हैं तो वह राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वह क्षमा कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उच्चतम न्यायालय को परामर्श का अधिकार राष्ट्रपति को है किस अनुच्छेद के तहत? तो 143 के तहत। ठीक है, परामर्श का अधिकार है। क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका महादेश देश वेनेजुएला की राजधानी कहाँ स्थित है? अच्छा, वेनेजुएला की राजधानी बताना है तो काराकस होता है। वेनेजुएला की राजधानी काराकस है। अच्छा, लिमा, तो ये पेरू की राजधानी है लिमा, पेरू की राजधानी लिमा। क्विटो इक्वाडोर की राजधानी है इक्वाडोर की राजधानी क्विटो। जॉर्ज टाउन, तो गुयाना देश की राजधानी होती है जॉर्ज टाउन। ठीक है, गुयाना। अच्छा, चिली का तो सोंटियागो, चिली देश की राजधानी सोंटियागो। कोलंबिया का बोगोटा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मार्च 2023 में भारतीय मूल के किस रोबोटिक इंजीनियर को नासा के माउंट टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये क्या गया था? अमित क्षत्रिय को। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित राज्य बन गए। कब बना है जम्मू कश्मीर और लद्दाख कब बना है 2 केंद्र शासित राज्य? 31 अक्टूबर 2019 को बन गया है। ठीक है, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, हम आपको बता देते हैं कि जम्मू कश्मीर तो 1 अक्टूबर 2019 को और लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश बन गया। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि राज्यसभा में कब पारित हुआ, तो 5 अगस्त 2019 को जो है यह राज्यसभा में पारित हुआ, और 6 अगस्त 2019 को ये लोकसभा में पारित हुआ, और 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करते हैं, 9 अगस्त 2019 को। ठीक है, और 31 अक्टूबर 2019 को यह लागू हो जाता है। तो साथियों, ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इनमें से जो भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको लगता है कि पता नहीं है या जो भी है, आप कमेंट करके हमें दे सकते हैं अगर आपको पहले से पता हो तो। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।